नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि पता है आपको, हिंदी में हम क्या पढ़ चुके हैं, हिंदी भाषा का विकास पढ़ चुके हैं और हिंदी भाषा का संवैधानिक विकास पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला, ठीक है। चलो भाई, तो वर्णमाला जो हमारी है, वर्णमाला किस शब्द से बनी है? ये बनी है वर्ण और माला शब्द से, मतलब वर्णों की माला, वर्णमाला। तो जो पहले आपका एक शब्द आता है यहाँ पर वर्ण। कभी क्वेश्चन आए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बोलोगे भाषा से छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। लेकिन कहीं कहीं पर आपका इसका आंसर क्या मिलेगा? ध्वनि भी मिलेगा, ध्वनि। एक चीज याद रखना, तो वैसे तो इन दोनों में से ऑप्शन में एक ही आएगा, परंतु कभी ये आ गया अगर कि भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप में क्या है, तो आप वर्ण मारोगे, और मौखिक रूप में पूछेगा तो आप क्या मारोगे? ध्वनि मारोगे। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो दोनों में से एक ही ऑप्शन में होगा ज्यादातर, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई कौन सी जाएगी? आपका वर्ण हो जाएगा। मौखिक रूप में बात करेंगे तो ध्वनि हो जाती है, ठीक हो गया। अब वर्णमाला क्या होता है? तो वर्णमाला क्या हो जाएगी आपका? वर्णों का व्यवस्थित समूह। जो वर्ण है, वर्णों को एक व्यवस्थित समूह में लिखा जब जाता है तो आपकी क्या बन जाती है? वर्णमाला बन जाती है, ठीक है। अब बात करें अगर वर्णमाला में कुल वर्णों की, वर्णमाला में कुल वर्णों की बात की जाए तो कुल वर्ण कितने होते हैं? 52, 52, 52 वर्ण टोटल होते हैं। अब जो ये 52 वर्ण है, इनमें क्या आएगा आपका? स्वर आएंगे, व्यंजन आएंगे और अयोगवाह आएंगे, अयोगवाह। तो स्वर कितने होते हैं आपका? स्वर होते हैं 11, अयोगवाह 2 होते हैं, अंग और अह, अंग अह 2 अयोगवाह होते हैं। और आपका जो व्यंजन होगा, व्यंजन कितने बचेंगे आपके पास? 39, 39। आपके पास आएगा कि स्वर कितने होते हैं, तो आप बोलोगे कितने होते हैं? 11। लेकिन यहीं पर आपके पास कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो आपकी वर्णमाला है, वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं? कुल स्वर जब आपसे पूछ जाएगा कुल स्वर, तो आप करना 13। तो इस 11 में 2 अयोगवाह भी जोड़ लेते हैं जब कुल स्वर की बात होती है। लेकिन आएगा आपके पास कि वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, तो आपने कितने करने? 11 ही करने हैं, ठीक हो गया। जब आपसे बोलेगा कुल कितने स्वर होते हैं, तब आप कितने करोगे? 13 स्वर करोगे। तब आप कितने करोगे? 13 स्वर। क्लियर है? हाँ। यही आपके पास एक क्वेश्चन और आता है भाई कि आपके पास अंग्रेजी वर्ण, सॉरी, वर्णमाला में आपके पास कितने मात्रिक स्वर होते हैं? मात्रिक स्वर, तो मात्रिक स्वर होते हैं कितने? 10। एक नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है? और नहीं होता है। और क्या है? अमात्रिक। इसमें कोई सी मात्रा नहीं है, तो अमात्रिक है। देखो, अ, आ, ई, ई, उ, उ और री, ए, आई, ओ, औ। ये क्या है आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये टोटल कितने? 11 स्वर है। मूल स्वर क्या होते हैं? ये 11 ही होते हैं। उसके बाद जो आपका अंग अह है, ये क्या है? अयोगवाह 2 है। लेकिन इनको किसमें लिया जाता है? जब कुल स्वर की बात करेंगे तो ये दोनों भी आपका काउंट हो जाते हैं। अब बात आती है मात्रिक अमात्रिक की। तो अ को छोड़ के इन सब में क्या है? मात्रा लगती है, इन्हें बोलते हैं मात्रिक स्वर। तो मात्रिक स्वर कितने होते हैं? 10। और क्या है? और अमात्रिक है, इसमें मात्रा नहीं है, तो और क्या हो जाएगा आपका? अमात्रिक स्वर। तो बोलेगा कुल मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे 10। अमात्रिक स्वर कितने हैं? आपका हो जाएगा ए अ। तो फटाफट नोट करिए भाई, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये होता है यहाँ पर स्वरों का बंटवारा। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे और, ठीक, फटाफट इसको नोट कर लें।
अब जो वर्णमाला है, वर्णमाला का हम अभी पूरा अध्ययन करेंगे। आपकी वर्णमाला का हम लोग पूरा अध्ययन अभी करेंगे। एक हम इसको पढ़ेंगे भाई उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णमाला को कैसे बांटा गया है। एक पढ़ेंगे हम वायु संवेग के आधार पर। वायु संवेग मतलब जब हम क्या करते हैं, किसी शब्द को बोलेंगे तो उसको किसी वर्ण को जब हम बोलेंगे तो उस वर्ण को बोलेंगे हम वायु का कितना प्रयोग करते हैं। देखो आप लोगों ने देखा कहीं पर हम ज्यादा वायु का प्रयोग करते हैं, कहीं पर कम वायु का प्रयोग करते हैं, तो उसके आधार पर भी हम वर्णमाला को पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे हम तारत्व के आधार पर। तारत्व मतलब कंपन, तारत्व मतलब कंपन, किसी वर्ण को बोलते समय हमारे कंठ में कितना कंपन उत्पन्न होता है, उस आधार पर भी हम वर्णमाला को पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अब उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग आपके स्वर होते हैं, एक भाग आपके व्यंजन होते हैं। क्लियर। वायु संवेग के आधार पर आपको दो भागों में बांटा गया है। एक को आपने सुना होगा अल्प प्राण, प्राण मतलब वायु, है ना। एक हुआ अल्प प्राण जहां पर कम वायु का प्रयोग होता है, एक है आपका महाप्राण जहां पर अधिक वायु का प्रयोग होता है। ठीक। तारत्व के आधार पर आप दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक सघोष, सघोष वर्ण जिनको बोलते समय कंठ में कंपन महसूस होगा, और एक है आपका अघोष वर्ण, एक आपका अघोष वर्ण, या सघोष को कभी कभी आपका सीधा सीधा घोष भी लिखा जाता है, इस प्रकार से। ठीक है। इस प्रकार से हमने वर्णमाला को पढ़ना है तीन भागों में। ठीक। एक उच्चारण स्थान के आधार पर, एक वायु संवेग के आधार पर, एक तारत्व के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर दो प्रकार से पढ़ेंगे, स्वर और व्यंजन में। वायु संवेग के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण में। तारत्व के आधार पर सघोष और अघोष में पढ़ा जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं भाई पहले स्वर की। स्वर, तो स्वर भी तीन प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा आपको ह्रस्व स्वर, एक मिलेगा दीर्घ स्वर, और एक मिलेंगे आपको प्लुत स्वर। स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक हो गया। अब ह्रस्व स्वर वह स्वर्ग होते हैं, वह स्वर होंगे जो क्या होंगे आपका, जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, या जो अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से बने होते हैं, जो किसी अन्य स्वर की सहायता से नहीं बने हैं। जैसे अ, ई, उ और री, ये चारों आएंगे आपका ह्रस्व स्वर में। ह्रस्व स्वर की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी तो क्या हो जाएगा, वह स्वर जिनको बोलने में या जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक हो गया। दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब ही क्या होता है भाई, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो जो इनके बड़े हैं वही आपको क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, उ, ये क्या जाएगा आपका ए, आई, ओ, औ, ये सब किस में आ जाएंगे, दीर्घ में। ये सारे किस में आ जाएंगे आपका, दीर्घ स्वर में। ठीक। अब आप बोलोगे सारे स्वर तो आ गए भाई, पुलुत स्वर में क्या आएगा आपका, जो पुलुत स्वर है उसमें क्या आएगा। तो पुलुत देखो, ह्रस्व स्वर की डेफिनेशन क्या होगी, वह स्वर जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, वह स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, या जिनको बोलने में दो मात्रा का समय लगता है। अब पुलुत स्वर आपका आएगा भाई यहाँ पर, जैसे हम किसी को जोर से चिल्ला रहे हैं, जैसे कभी हम चिल्लाएंगे ना राम, तो बीच में जो ये वाली मात्रा आती है आ वाली, यही क्या आपका पुलुत स्वर। जैसे आप बोलते हो ओम, बीच में जो ये वाली मात्रा आपकी आएगी, यही क्या है आपका पुलुत स्वर है। इसको क्या बोलते हैं,
देखा ना आप लोगों ने जब कभी वो मैगजीन पढ़ी होंगी अगर, है ना, कॉमिक्स वगैरह जो आती थी कार्टून वगैरह की, तो उसमें ये ज्यादा लिखा ये शब्दों का प्रयोग होता था ऐसे, इस टाइप से, ऐसे 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 करके, है ना। यही क्या आपका पुरुष स्वर है। तो पुरुष स्वर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वह स्वर जिनको बोलने में दीर्घ स्वर से अधिक का समय लगता है या जिनको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है, उनको क्या बोलते हैं, पुरुष स्वर बोलते हैं। इसका वर्णमाला में प्रयोग देखने को मिलता नहीं है वैसे। ठीक हो गया। तो स्वर कितने प्रकार से जाएंगे आपका, ह्रस्व, दीर्घ और पुरुष। ह्रस्व में क्या जाएगा आपका अ, ई, उ, री, और दीर्घ में क्या जाएगा, बाकी जो सारे बचे वो सारे दीर्घ में आ जाएंगे आपका। ठीक है भाई। ठीक, तो ये है स्वर। अब मैं बात करता हूं व्यंजन की। अब बात करते हैं हम लोग व्यंजन की। तो व्यंजन अभी आप लोग मैं पूरा पढ़ाऊंगा। व्यंजन में क्या क्या आएंगे भाई आपका, सबसे पहले व्यंजन में हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, जिसमें आपका क वर्ण आएगा, च वर्ण आएगा, त वर्ण आएगा, ट वर्ग आएगा और प वर्ग आएगा। क च ट त प, ये सारे वर्ग आप इसमें पढ़ोगे। 25 स्पर्श व्यंजन आप पढ़ोगे कुल मिला के। उसके बाद आपके आएंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन उसके बाद हम पढ़ेंगे। उसके बाद संयुक्त व्यंजन आएंगे। अंतस्थ व्यंजन आपका यौरा लव। उसके बाद क्या आएंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। उसके बाद आपका अंतिम में आता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन आएगा। द्विगुण व्यंजन कौन सी जाएगी आपका, अढ़ अढ़, अढ़ अढ़। ठीक, तो यहाँ पे द्विगुण व्यंजन आ जाएंगे। तो इस प्रकार व्यंजनों का विभाजन अभी हम पढ़ेंगे। उस प्रकार आपको वायु संवेग, अल्पप्राण, महाप्राण पढ़ाया जाएगा और तारतु के आधार पर सगोष अघोष भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो अभी देखते हैं आगे। इतना फटाफट आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं आगे, मैं आपको बताता हूं कहां पर कौन से व्यंजन किस प्रकार आएगा। ठीक है भाई, अब देखो यहां पर फटाफट, ये पहले हम लिख लेते हैं। ठीक, स्वर तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सीधा व्यंजन से शुरू करते हैं। क, ख, क, ग, घ और ग, च, छ, ज, छ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ और म। ठीक है, इस प्रकार से आपका क वर्ग, च वर्ग, इसको बोलेंगे ट वर्ग, इसको त वर्ग, इसको प वर्ग। ठीक, इसके बाद क्या आता है आपका य, र, ल, व। उसके बाद क्या आएगा आपका श, 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 ह। ठीक है, आपका वहां पे मैंने शायद पिछले वाला जो आपको लिखाया था जहां पर व्यंजन, वहां पर छूट गया शायद। आपको अंतस्थ व्यंजन लिखाया था पिछले में, अंतस्थ व्यंजन। यहाँ पे आपको क्या लिखाए थे, व्यंजन लिखाए थे ना, वहां पे आपको पहले क्या लिखाया था, पहले लिखाया था स्पर्श व्यंजन, फिर लिखाया था अंतस्थ। वहां पे ये छूट गया शायद, उष्मीय व्यंजन में लिख देना वहां पर आप लोग, उष्मीय व्यंजन। उष्मीय व्यंजन, फिर आएगा आपके पास संयुक्त व्यंजन, और फिर आएगा आपके पास द्विगुण व्यंजन। इस प्रकार वहां पे लिख देना भाई पीछे। फिर आएगा द्विगुण व्यंजन, पहले अंतस्थ, फिर उष्मीय, फिर संयुक्त, फिर व्यंजन द्विगुण। वैसे यहाँ पर अभी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। स ह आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आता है आपका अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, लास्ट में क्या जाएगा आपके पास अढ़ अढ़, द्विगुण व्यंजन। तो ये हमारे पूरे व्यंजन, जो पूरे व्यंजन हैं कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 10 15 20 25 और 4 29 और 4 33 और 4 37 और 2 39। तो आपको लिखाया था कुल कितने होते हैं, 39 होते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो कुल 39 वर्ण होते हैं, वर्णमाला में जो 39 व्यंजन होते हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वर्णमाला में आपको क्या पढ़ा चुका हूं, जो स्वर 11 जो हमारे हैं, मूल स्वर कितने हैं 11 है, कुल स्वर कितने हैं 13 है। और वर्णमाला में क्या आता है आपका
जो कुल व्यंजन हैं वो कितने 39 आपके पास होते हैं। तो अब इस वीडियो को तो यहीं पर रखते हैं। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो वर्णमाला का मैंने आपको बताया कितने प्रकार से पढ़ना है उसको, उच्चारण स्थान के आधार पर। स्वर तो आप पढ़ चुके हो, व्यंजन पढ़ेंगे, अभी हम तारत्व के आधार पर पढ़ेंगे और अभी हम प्राण के आधार पर पढ़ेंगे। तो ये देखेंगे हम अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।